वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक करंट था, जो बेसिक पोर्शन था, एक्सरसाइज जो लेक्चर 1 था वो कर लिया था हमने, और लेक्चर 2 में कुछ मैंने उसके आगे के कॉन्सेप्ट बताए थे। और मैंने कहा था लेक्चर 3 में हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि कुछ बेसिक जो बातें थे वो हमने पढ़ लिया था। क्योंकि थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। मीन फ्री पाथ लैम्डा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी प्रूव कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हमें क्या करना था, करंट भी पढ़ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ लिया। अब इन दोनों का क्या स्टेब्लिश करना था बच्चे, रिलेशन, और इसका यूज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रिलेशन मैंने क्या बोला था आपको, ये यूज में आएगा। करंट इक्वल टू क्या हो जाता है, NEAVD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, E कैपिटल E टॉ डिवाइडेड बाय m। स्मॉल ई क्या था, चार्ज, कैपिटल E क्या था, फील्ड, टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, डिवाइडेड बाय m इज द मास ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे VD हमने पहले ही कर लिया था, करंट भी हमने सीख रखा था, लेकिन इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करना था किसी भी कंडक्टर में। तो करंट का होता है NEAVD, ये रिलेशन है करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब लॉजिकली समझो ये है क्या, इन सभी सिंबल के बारे में आपको समझना होगा। I इज द करंट, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने पहले ही पढ़ रखा है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो ये स्मॉल n इसको डिनोट करता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कोई भी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को ये भी बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो स्मॉल n की क्या बात हो गई, या तो इसको मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है टू मूव इनटू द कंडक्टर, क्योंकि जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। बात आई समझ में। अब देखो ए क्या, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर को जब हम कट करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ही कंडक्टर यहाँ पे मैं बोलूं, आपको क्या क्लिक करना है ध्यान पे, जो कंडक्टिंग वायर है वायर क्लिक करना है आपको। और वायर यहाँ पे क्या होगा, या तो कॉपर वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, या फिर एल्युमिनियम वायर। प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घरों में आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास होती है, जो वायर होता है आपका इलेक्ट्रिक वायर, जब आप उसको कट करते हैं तो वो क्या दिखता है, अंदर अंदर आपको पतले पतले वायर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो कॉपर के होते हैं या तो एल्युमिनियम के। यदि आप किसी मोटे वायर को कट करेंगे तो आप उसके अंदर देखना जो वायर होता है कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, ऐसा रहेगा। ये समझ लो यही वायर है, ये लेकिन बहुत मोटा है। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ सिलेंडर हमने बनाया देखो सिलेंडर जैसा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना मान लिया, ए। यदि मान के चलो इसका रेडियस r होता, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होता, पायर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल होगा, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल। अब मैं बोला यही वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है ये। अब ये वायर यहां से कट करके देखो तो ये क्या दिख रहा है तुमको, सर्कल ही दिख रहा है ना। यदि इसका रेडियस तुम्हें पता हो r, तो इसका एरिया क्या आएगा क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का पायर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया कि भाई जो भी एरिया वो क्या है, a है। ठीक है, कंडक्टर कोई भी शेप को फिलहाल हम लोग यहाँ सिलिंड्रिकल मान रहे हैं। अब देखो इस कंडक्टर में हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। एक मैंने हाई पोटेंशियल लगाया, ये पॉजिटिव नोड है और ये नेगेटिव नोड। अब इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी, समझो ये बैटरी है, कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्ट करूंगा इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। और ये एनालिसिस हमने पहले कर लिया है, किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, लेक्चर नंबर 2 में। आपको याद होगा बच्चे, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लगाया था, ये कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ स्विच हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में फ्लो कर रहा था, और प्लस चार्ज दैट इज द प्रोटॉन इधर फ्लो कर रहा था, और करंट किधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है। तो ये सभी बातें हमने ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में कर लिया था। मैंने कहा था सेकंड लेक्चर इंपॉर्टेंट है। यार देखो इस चैप्टर में हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड कम है, सेकंड ज्यादा है या फर्स्ट कम है, ऐसा कुछ नहीं। ऑल लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, या किसी भी चैप्टर में। आप एक भी लेक्चर मिस करेंगे फिजिक्स में आपका खराब होने लगेगा। और स्टार्टिंग से हर लेक्चर आप देखते जाएंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या एक बात सोचो आप लॉजिकली, क्या मैंने ये सभी डिस्कस लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में अच्छी आती। करंट इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर, लेकिन मुझे बात किस पे करनी है, इलेक्ट्रॉन्स पे। ओके, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होगा उतना ही इधर क्या फ्लो होगा, प्रोटॉन। ओके, अब यहाँ देखिए, आपने बोला कि सर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इस यहाँ पे
ये डिस्क है, ये समझो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है सर्कुलर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कल जैसा डिस्क, ये यहां से फ्लो करके यहां गया, ये यहां से फ्लो करके यहां गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस जाने में उन्होंने कितना टाइम लिया, डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, डेल्टा एक्स, और टाइम टेकन कितना, डेल्टा टी, इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर चार्जेस, तो यहां से यहां जाने में डेल्टा एक्स डिस्टेंस गया और टाइम कितना ले लिया, डेल्टा टी। अब बताओ कि इस डेल्टा एक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगा मैं, यदि मुझे डेंसिटी पता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। देखो डेंसिटी क्या हो जाता है, देखो पहले यहां समझो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहां से देखना क्या होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, यहां से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हमने किया भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये करना है मुझे, ये अपना टारगेट है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना था, डेल्टा एक्स, टाइम कितना दिया, डेल्टा टी, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे मुझे वॉल्यूम पता चला, और डेंसिटी क्या है, स्मॉल एन, डेंसिटी क्या है, स्मॉल एन, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खत्म बात। तो भाई डेल्टा एक्स डिस्टेंस गया, टाइम लिया डेल्टा टी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, ये एरिया डिस्क का क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ क्या है, डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ या तो डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा, बताइए समझ में। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स को हमने कैसे लिख दिया, वीडी इंटू डेल्टा टी, दैट इज द वेलोसिटी इंटू टाइम, आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट, एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम आ गया, आपको वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन m1 एंड m2, यही निकालना है, देखो n, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है स्मॉल n, वॉल्यूम कितना है AVD डेल्टा टी, AVD डेल्टा टी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ गया, ये है इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया। लेकिन चार्ज के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना E, दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 2E, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 3E। अभी मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कैपिटल N, यदि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना E, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना कैपिटल N, और ये वैल्यूज यहां से उठा के पुट कर दीजिए, तो कैपिटल N इक्वल टू ये, इसको यहां पे रख दीजिए। अब आपको बताइए, आपको टोटल चार्ज आ गया, करंट कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल चार्ज दे दीजिए टोटल टाइम, तो क्या गया NEAVD, ये एक्चुअली प्रूफ था, इसका प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक। आपको ये प्रूफ करना नहीं रहता है, ये तो बताया, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये रिलेशन कैसे आया बताओ, तो इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि बच्चे ये रिलेशन इस तरीके से स्टेब्लिश किया जाता है, बट आपको ये हमेशा करना ये जरूरी नहीं है, बट आप इसको जरूर नोट कीजिए, आपको समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि कई बार स्मॉल n क्या है वो फील नहीं आती है, कभी कैपिटल N क्या है वो फील नहीं आई, कहीं ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। तो जब आप इसको लिखेंगे, पूरा प्रूफ करेंगे, जब इसको आप रिवीजन करेंगे, तो आपको ये सभी चीजों की फीलिंग आ जाएगी। तो दैट्स वाई हमने आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये सभी चीजें ध्यान में रखना है, रटना नहीं है इसको, बट ये आपको रिमेंबर रखना है, एकदम रट जाओ इसको। यदि ये भूल गए तो आपका काम खत्म है, ये भूलना नहीं है बच्चे, ये एकदम याद होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। आप कई बार इसको लिखिए एंड इट विल बी इन योर मेमोरी। जस्ट क्रिएट द मेमोरीज ऑफ दिस, जितने भी मैं बोलता हूँ उन सभी की आपको मेमोरीज क्रिएट करनी होगी, जितने भी फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो बेटर कि आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, इसके आगे के फिर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए माय डियर, हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। देखो फिर से करंट की डेंसिटी, तो क्या है, करंट फ्लो थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए कंडक्टिंग वायर इज नोन एज करंट डेंसिटी। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा वो क्या बोलूंगा मैं, उसका करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी क्या हो गया,
करेंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जे से। जे इक्वल टू क्या आ गया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो करंट पर यूनिट एरिया दैट इज द करंट डेंसिटी। तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो कैपिटल ए लिखा हुआ है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। जैसे यहीं पे एरिया है, तो एरिया यदि मैंने इस तरह से कट करूं, एरिया तो मैं कैसे भी ले सकता हूं ना कट, मतलब ऐसे कट किया मैंने एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये सरफेस है, इस सरफेस से देखो इस तरह से यदि सरफेस है इस तरह से कट किया हुआ है, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसा होगा एरिया 90 डिग्री। तो ये चला गया एरिया, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डी है, तो ये एरिया का डायरेक्शन, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये क्या करंट इधर। अब यदि मुझे करंट चाहिए तो करंट इक्वल टू क्या होगा जे इंटू ए। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एक्चुअली फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, धीरे धीरे वो एक्सप्लेन हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। अब यहां देखो, जैसे मैं डीए, डीए इज एरिया, एरिया का कंपोनेंट यदि मैंने इस डायरेक्शन में लिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो एरिया कितना आ जाएगा इधर डीए कॉस थीटा, ये आ गया कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर। जैसे मैं करंट लिखूंगा डी आई इक्वल टू क्या होगा जे इंटू ए, यहाँ पे क्या लिखूंगा आई की जगह क्या लिख दिया मैंने डी आई, दैट इज जे इंटू डी ए कॉस थीटा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, या फिर एरिया मान लो जो भी है। अब यदि यहाँ पे मुझे डी आई लिखना है, अब देखो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसे, करंट डेंसिटी है ना, करंट पर यूनिट एरिया, ये स्केलर है बट ये तो वेक्टर है, तो डेंसिटी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ओके। और एरिया तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन देखो, जे ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, याद आ रहा है कब होता था, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा में कब होता था, डॉट प्रोडक्ट में, इसीलिए यहां पे हमने क्या लगाया है डॉट, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना। डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, करंट डेंसिटी का और एरिया का। तो ये यदि मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, करंट कैसे निकलेगा, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, लेकिन कैसा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, एंड बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाता हूं, देखो अब यदि यहाँ पे केस बना देते हैं, जैसे केस 1, इफ जे क्या आ जाए, यदि करंट इफ जे क्या आ जाए कांस्टेंट, यदि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है देन फॉर्मूला क्या बनेगा डी आई का, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, जे तो कांस्टेंट है तो जे डी ए कॉस थीटा, यदि ये सभी कांस्टेंट है तो क्या आ गया करंट इक्वल टू कितना आ जाएगा जे ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आई इक्वल टू क्या आ जाएगा जे डॉट ए, ठीक है, ये आ गया जे ए कॉस थीटा बोल दो या फिर जे डॉट ए। एरिया में देखो यदि मैं वेक्टर में लिखूंगा फॉर्मेट में तो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो जे डॉट ए यही है, डी हट गया उससे कोई दिक्कत नहीं, जे डॉट ए। ये कब आएगा जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब यदि करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो केस 2 में क्या रखेंगे, इफ जे नॉट कांस्टेंट, या वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है दैट मींस वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे जे डी ए कॉस थीटा, ये आएगा। इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल करंट मिलेगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, ठीक है, दोनों सही है। यदि आप इसको डॉट हटाएंगे तो आपको कॉस थीटा लाना होगा, ठीक है, यदि डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लाना होगा, यदि कॉस थीटा हटाएंगे तो आपको डॉट लाना है, ये है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस में बताता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। बस ये ध्यान रखना है कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी, एंड एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं कैसे करूंगा डॉट प्रोडक्ट से लेना है, किसके लिए करंट, क्योंकि देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन स्केलर कब आता है, जब मैं उसका प्रोडक्ट कैसा लूंगा डॉट प्रोडक्ट। तो आप जो है ना, जिन बच्चे है ना रिवीजन कीजिए, रिवीजन क्या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हालांकि मैं भी एग्जांपल लूंगा डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पॉज करके नोट कीजिए एंड देन
तो क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, जे आपको करंट डेंसिटी कितना दिया 3 i कैप और एरिया क्या दिया 2 i कैप प्लस 3 j कैप 5 j कैप, ठीक है। बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको वेक्टर फॉर्मेट में दिया i कैप j कैप में और ये भी i कैप j कैप में। अब आप बताओ यहाँ पे, अब इन दोनों का यदि मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट डेंसिटी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है वायर का। तो जैसे देखो ये तो कांस्टेंट है क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ वेरी कर नहीं रही है। अब जैसे मुझे करंट निकालना होगा, करंट, तो क्या करूंगा मैं, जे डॉट ए, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो अब यदि करंट निकालना है यहाँ तो आसानी से आ जाएगा, करंट इक्वल टू जे डॉट ए, जे कितना है 3 i कैप, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है 2 i कैप प्लस 5 j कैप, ओके। तो यहां से 2 i कैप प्लस 5 j कैप, तो यहां से करंट क्या आ जाएगा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में याद होगा आपको ओनली सिमिलर के साथ मिलता है। i डॉट i क्या होता है 1, i डॉट j क्या हो जाता है 0, i डॉट i क्या आएगा 1 और i डॉट j क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या आ गया 3 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 2 और बाकी इधर वाला क्या आ जाएगा 0। तो ये करंट इक्वल टू कितना आ गया 6 एम्पियर। ये यहाँ पे एरिया नहीं है, ये एम्पियर है, तो 6 एम्पियर करंट आ जाएगा। बात आई समझ में। यदि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए। करंट डेंसिटी मैंने दे दिया, मान लो 2 j कैप दे दिया और एरिया आपको दे दिया मैंने मान लो 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। बताइए तो क्या बोला, फाइंड, आपको बोला फाइंड करंट, आपको करंट निकालना है। तो बहुत ही बेसिक है। अगेन यदि मुझे करंट निकालना है तो क्या करूंगा, इस दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट, जे डॉट ए। तो करंट यहां से क्या आ गया, जे कितना है 2 i कैप, यहां से डॉट प्रोडक्ट लूंगा किसका, एरिया का, 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। तब यहां से देखो करंट इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या है i का सिर्फ i के साथ मिलेगा, सॉरी j था ना, j का सिर्फ j के साथ मिलेगा, i के साथ क्या हो जाएगा 0। तो j डॉट i क्या आएगा 0 प्लस 2 इंटू 4, क्यों j का j के साथ मिलेगा, फिर j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ये जाएगा 0, ये क्या आ गया i इक्वल टू 8 एम्पियर करंट। इस तरह से ये आंसर आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था आपको रिवीजन योर डॉट प्रोडक्ट, और कर लीजिएगा रिवीजन उसको। अगेन इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। माय डियर देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड J, वेरी कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड J इज द करंट डेंसिटी। तो अभी भी हमने क्या पढ़ा था, करंट इक्वल टू क्या होता है NEA VD, ओके। तो यदि मैं इधर एरिया से डिवाइड कर दूं तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी, और इधर भी एरिया से डिवाइड कर देता हूं और VD को मैं रिप्लेस करता हूं किससे, इससे। VD क्या होता है, VD क्या होता है E टाउ बाय M, तो वो लिख दिया। तो यहां से एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया। करंट बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है करंट डेंसिटी, ये लिख दिया करंट डेंसिटी। तो यहाँ क्या हो गया N E इंटू ई स्क्वायर, टाउ आ गया नीचे M, ये E को बाहर रख लिया। बाहर क्यों रखा, क्योंकि मुझे J और E में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। अब ये सभी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट मान लूंगा। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n क्या होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, M इज द मास। तो J इक्वल टू क्या आ गया, इन सभी का नाम दे दिया गया क्या सिग्मा, इन सभी का नाम क्या दे दिया गया सिग्मा, एक सिंबल है सिग्मा, इसको सिग्मा रीड करते हैं। और सिग्मा क्या होता है, इसी को हमने क्या कह दिया गया कंडक्टिविटी, ये बोला गया कि भाई ये सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा दैट इज द कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू क्या होगी N E स्क्वायर टाउ बाय M, N E स्क्वायर टाउ बाय M। बात खत्म। अब ये कंडक्टिविटी क्या, अब ये आपको याद रखना होगा भाई, रिमेंबर ये याद रखना होगा, और सिग्मा इक्वल टू ये होता है, ये ध्यान में रखना होगा, ये सब रिमेंबर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी प्रॉपर्टी का ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, मटेरियल है किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके कारण ड्यू टू विच इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। कोई मटेरियल कंडक्टिविटी शो करता है, दैट इज द कंडक्टर होता है, कुछ नॉन कंडक्टर होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें कि कंडक्टिविटी शो नहीं होगा, तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, कुछ और आएगा, वहां कंडक्टिविटी आएगा ही।
यदि कोई ऐसा कंडक्टर है, यदि वो करंट को अलाउ कर रहा है, फ्लो करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज द कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। और ये कैसे दिया जाता है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एंड दैट इज एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, स्क्वायर है टाउ। और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पता है ना, ये ध्यान रखना, कई बार लिखता रहता हूं मैं। और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास। तो ये देखो, यदि ये सब कुछ कांस्टेंट रहा तो सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो टॉप पे, सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉप पे कर रहा है। अब ये टॉ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, दो सक्सेसिव कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता था वो क्या होता था, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस बीच में वहां कोई कोलिजन हो नहीं रहा है, वो रिलैक्स मोड में। किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम उसको बचता था वही उसका क्या होता था, रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो, यदि टेम्परेचर, टी यहाँ पे क्या डिनोट किया हमने, टेम्परेचर को, यदि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो थर्मल स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बोल लो या स्पीड, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो थर्मल स्पीड बढ़ जाएगा। थर्मल स्पीड बढ़ा तो क्या वहां पे इनिशियल वेलोसिटी उसको ज्यादा मिल गया, क्या वहां पे जो टक्कर होगा जल्दी जल्दी होगा कोलिजन। यदि कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो क्या उसके पास टाइम कम बचेगा रिलैक्स मोड में रहने का, तो वो रिलैक्स मोड में बहुत कम टाइम के लिए ही रहेगा, इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ गई तो फटाफट टक्कर होगा ना, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। और सिग्मा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यदि ये घटा तो ये भी घटा, सिग्मा ये टॉ घटा तो सिग्मा भी घट गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, लॉजिकल इक्वेशन, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घट गया, कंडक्टिविटी घटा तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी घटा तो ये क्या है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी घटेगा तो करंट डेंसिटी भी घटेगा, तो पर यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर में क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो घट जाएगा, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा। ये बात समझ में आ गई। जैसे हमने यहाँ कंडक्टिविटी का एनालिसिस किया, इसी तरह से क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो ऑब्वियस है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन करेगा, रेसिस्टिविटी मतलब क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, फ्लो कराना करंट को, एंड रेसिस्टिविटी उसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हम लोग पढ़ेंगे भी, रेसिस्टेंस के बारे में खूब पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खूब सारा पढ़ेंगे, तो रेसिस्टिविटी देखेंगे, उसके बाद फिर ओम्स लॉ देखेंगे, फिर उसमें रेजिस्टेंस आएगा, फिर चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक बातें समझ में आई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे रेसिस्टिविटी, और वो क्या होता है, कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है। तो पहले आप इसको पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, एंड देन वी विल सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग रेसिस्टिविटी, अभी मैंने कहा था आपको क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। इसको पढ़ते हैं क्या, RHO, रो, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, 1/सिग्मा, और सिग्मा क्या था, NE स्क्वायर टॉ बाय एम, NE स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाय एम, तो एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, रेसिस्टिविटी, और ये क्या है, कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सब कुछ कांस्टेंट मान लीजिए, तो क्या आ गया, 1/टॉ। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन, रेसिस्टिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो है ना सिग्मा एंड रो, दैट इज द कंडक्टिविटी एंड दिस इज द रेसिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, एंड ये अलग सेक्शन है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मुझे सिर्फ टेम्परेचर का एनालिसिस करना है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। तभी अभी मैंने टेम्परेचर का बताया था, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वी थर्मल क्या होगा, बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। याद करो सिग्मा क्या हुआ था, घट गया था, रो बढ़ जाएगा, क्योंकि सिग्मा और रो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, तो रो बढ़ जाएगा, दैट इज रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या करता था, करंट को कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता था। रेसिस्टिविटी क्या करेगा, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को रिस्ट्रिक्ट करे, फ्लो करने से रोके। तो ऑब्वियस है, ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टर में करंट फ्लो कम हो जाएगा। अब देखिए AIPMD में या नीट समझ लीजिए, अभी नीट के नाम से हो गया, तो आपका एक क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में भी पूछे जाते रहे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक वायर है, बट ये वायर यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए यहाँ का थिकनेस क्या है, ज्यादा है, और यहाँ का थिकनेस
कम है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 लिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 लिया और बोला गया ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2 और यहाँ से करंट I1 और इधर करंट I2। ये हमें नहीं पता भाई ये दोनों इक्वल होगा या ये ग्रेटर होगा या ये ग्रेटर होगा, हमें नहीं पता दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है, फिर पूछा जाएगा। अब क्या बोला, एक करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। कहीं पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं हो रहा, मतलब जैसा होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन वही है। एंड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन, आपको क्या बोला, और ऑब्वियस है पता है करंट हम लोग निकालते होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड क्रॉस सेक्शन होता है। वैसे यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, I1 एंड I2, J1 एंड J2 एंड VD1, ये सभी में आपको रिलेशन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन, इन सभी में रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपको ये देखिए कंडक्टर जो गिवन है और यहाँ पे रिलेशन पूछा है आपसे, I1 I2 में क्या होगा, J1 J2 में क्या होगा, VD1 और VD2 एंड E1 E2 का मतलब क्या है। I1 I2 का मतलब है यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट, J1 J2 का मतलब है यहाँ की करंट डेंसिटी और यहाँ की करंट डेंसिटी, VD1 और VD2 यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E1 E2 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इन सभी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये दोनों में से कौन ग्रेटर या स्मॉलर है या ये दोनों इक्वल है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, या तो ये ग्रेटर हो, या तो ये स्मॉलर हो, ये 3 पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से सभी में देखना है, या तो इक्वल है, या तो फर्स्ट वाला ग्रेटर है, या फिर फर्स्ट वाला स्मॉलर है, 3 पॉसिबिलिटी। ये तीनों का एनालिसिस करेंगे, पहले पॉज करके नोट कीजिए, फिर यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। देखिए हमें सॉल्यूशन करना है I1 I2 और इन सब। तो पहला देखिए करंट, करंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन करंट क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से फ्लो क्या उतना ही चार्ज। करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू है डेल्टा टी। तो यहाँ से जितना चार्ज फ्लो क्या उतना ही चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, टाइम उतना ही लेगा, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या था, J1 एंड J2, यहाँ पे J1 और ये देखिए J2। J क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ये होता है ना करंट पर यूनिट एरिया, करंट तो सेम है, यहां से देखिए करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब बताओ, एरिया जिसका कम होगा उसका करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन है ना, ये कम तो ये ज्यादा, कौन कम है, I2, ये देखो ये एरिया A2 कम है, तो यहाँ का करंट डेंसिटी क्या होगा, J2, J2 क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो J2 क्या होगा, ज्यादा। थर्ड देखो, थर्ड क्या है अपना, VD, यहाँ लिख देते हैं VD1 एंड VD2। अब देखो करंट इक्वल टू क्या होता था, NEA VD होता था, यहां से VD देखो, VD क्या आ जाएगा, करंट डिवाइडेड बाय NEA, ये सब कांस्टेंट। अगेन यहां से VD क्या गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो जिसका एरिया कम उसका VD दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ का एरिया कम तो यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि देखो ऑब्वियस है जितना चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है उतना ही चार्ज इसको यहाँ पे बाहर निकलना है, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन है, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करके जा रहा है ना उतना यहाँ से बाहर निकल जाना है। एरिया तो घट गया ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा, ताकि जल्दी जल्दी वो पास कर पाए, तो ये VD क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऐसे भी देखो फॉर्मूले से सब आ रहा है। लास्ट देखो E1 एंड E2, देखो लिख दो यहाँ पे E1 और E2। कई लोग इसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा कांस्टेंट रख दे, नहीं, देखो J इक्वल टू क्या है, सिग्मा E है, तो यहां से देखो E क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J, ये तो कांस्टेंट ना सिग्मा, तो J E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। जो रिलेशन J में है वही रिलेशन E में होगा। J में क्या रिलेशन है, सेकंड ग्रेटर है और फर्स्ट स्मॉलर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रेटर हो जाएगा, फर्स्ट स्मॉलर हो जाएगा। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। आपको मैंने कहा था सारे फॉर्मूलेज, रिजल्ट और उसके रिलेशंस याद रखिए तो आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तो आपको बेसिक क्वेश्चंस का बस ट्रेलर था, इसमें तो करना बहुत कुछ है। इसके बाद हमें पढ़ना होगा ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस के बारे में, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एंड देन हम लोग सर्किट पे मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, क्योंकि नेक्स्ट में हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस अलग से पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, हर लेक्चर्स देखिए, हर एक का नोट्स बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।